हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। तो भाई आज जो हमारी बातचीत है जिसमें हमको करना है अपने आरएम बैच 2.0 जिसमें हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। रिवीजन भी हमारा बैच चल रहा है 2023-24 का। तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए इस बात को ध्यान रखें कि आज जो हमको बातचीत करनी जिस टॉपिक पे वो है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज with respect to all the partnership chapters like chapter number 2 change in PSR, chapter number 3 admission और chapter number 4 retirement death, जिसमें हम रिवैल्यूएशन के सारे जर्नल एंट्रीज जिसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहते हैं वो लेजर ट्रीटमेंट, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये हम सारी चीजें जानेंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज होगा रिवैल्यूएशन का, जिसमें हमारा सबसे जो जरूरी चीज़ होगी, एसेंशियल चीज़ होगी वो ये होगी कि हम पूरे इस कंप्लीट पैकेज में पूरी पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन का कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए उसको कैसे सॉल्व करना है, पूरे पार्टनरशिप के 36 मार्क के पूरे उस बुक में वो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो हमारा आज का होने वाला है, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। चलो जानते हैं, आ जाओ आगे की बातचीत करते हैं। इधर देखो, आज का नेक्स्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बोर्ड पे हमने उस चीज को नहीं लिखा है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज नहीं लिखा है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की वैल्यू को दोबारा, जो भी नई वैल्यू है उसमें जो भी अल्टरनेटिव चेंजेस आए हैं, जो भी चेंजेस अल्टर हुए हैं, बदले हैं, उसको रिकॉर्ड करना, रीवैल्यूड करना। और रीअसेसमेंट का भी मतलब, जब दोनों का मतलब एक ही है तो एसेट्स के लिए रीवैल्यूएशन वर्ड क्यों और लायबिलिटीज के लिए असेसमेंट वर्ड क्यों, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बातचीत करने का कि रीवैल्यूएशन मतलब होता है आप अपने स्ट्रेंथ को रिकंसीडर कर रहे हैं, और लायबिलिटीज जो हमारी होती हैं वो काइंड ऑफ वीकनेस होती हैं जो हमें पे करना होता है, तो रीअसेस कर रहे हैं, ठीक है। मगर कॉमन अकाउंट इसके लिए बनता है, ऐसा नहीं है कहीं रीअसेसमेंट अकाउंट बन रहा है, अकाउंट वही बनता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ यहाँ पे बेसिक नोट्स हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? हर अकाउंट का कुछ ना कुछ नेचर है। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो डेबिट में होंगे, जितनी भी इनकम गेन होगी वो क्रेडिट में होगी, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में क्या लिखा जाएगा? सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, और क्रेडिट में सारी इनकम गेन। किस चीज से रिलेटेड? एसेट्स और लायबिलिटीज में आए हुए चेंजेस से। ध्यान दो, चेंज इन एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट के ऊपर स्टार मैंने लगाया हुआ है, हर एसेट में आने वाला चेंज नहीं लिखा जाएगा। जैसे कैश में चेंज आया तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ठीक। तो आपको इस तरह के कुछ एसेट्स हैं जिनके चेंजेस को नहीं लिखा जाता है, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ये नहीं लिखे जाते हैं। तो सारे एसेट्स नहीं आएंगे, मगर ऑलमोस्ट सारे एसेट आएंगे, कुछ एक दो एसेट्स को छोड़ के, इसलिए मैंने वहां पे स्टार लगाया है। और लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी? कैपिटल में आने वाला चेंज नहीं लिया जाएगा। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, हम सिर्फ कौन सी लायबिलिटी लेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक। अब रिवैल्यूएशन चूंकि नॉमिनल इन नेचर है, तो नॉमिनल अकाउंट्स में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट या लॉस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट आगे नहीं लिखा हुआ, लिख लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में सर? सेक्रीफाइस में कि गेन में? न सेक्रीफाइस में सर, न गेन में। वो जाएगा किसमें? ओल्ड। अब रिवैल्यूएशन चैप्टर नंबर 2 में भी है, चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 3 में भी है एडमिशन, चैप्टर नंबर 4 में भी है रिटायरमेंट है। तो सर सिर्फ आपने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है। अगर चैप्टर नंबर 2 के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो किसमें जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, या कह लो एग्जिस्टिंग में, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर आप चैप्टर नंबर 3 की बात करिए, एडमिशन चैप्टर की, तो किसमें जाएगा? जो नया वाला पार्टनर है उसको भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? नो सर, नहीं। यानी इसमें ओनली ओल्ड पार्टनर्स, ठीक। चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ऑल पार्टनर्स ब्रैकेट में लिख लो, इंक्लूडिंग रिटायर्ड या डिसीज या डेथ लिख लो। अब यहाँ पे डिसीज लिखने की जगह नहीं है, ठीक।
अब हम अकाउंट बना के हम देख लेते हैं, इतना नोट करो, फिर अकाउंट बना के दिखा देता हूं और फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। चलो ये मेंटेन हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको मालूम है कि सारे एक्सपेंसेस लॉसेस किधर आते हैं, डेबिट। एसेट का बढ़ना फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। एसेट का बढ़ना फायदा है। फायदे किधर रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट। तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट में बाई लगता है। आप लिखेंगे सर बाई इंक्रीज इन एसेट्स, जितनी वैल्यू से बढ़ रहा है वो इधर। और अगर एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो फायदा है कि नुकसान है? एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान किधर लिखे जाते हैं? तो आप डेबिट में लिख दीजिए टू डिक्रीज इन एसेट्स। अब मुझे ये बताओ लायबिलिटीज का बढ़ना फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान किधर लिखे जाते हैं? तो टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जिस अमाउंट से हो रहे हो। और लायबिलिटीज अगर कोई कम हो गई, अचानक से पता चला कि इतना रुपया पे ही नहीं करना है, तो ये फायदा है कि नुकसान है? किधर लिखा जाएगा? तो बाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज, क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटी का खेल है रिवैल्यूएशन में, ठीक। मगर एक और चीज सर, इसके बाद एक और चीज मेरी सुन लो, इधर देखते हुए एकदम इत्मीनान से। अचानक से तुमको पता चले कि कोई एसेट ऐसा था जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, पिछले में तक अचानक से तुम्हें पता चले कि कोई एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट, अचानक से तुम्हें पता चला कि तुम्हारा एक और एसेट था जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए थे। ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? फायदे की बात है। तुम्हें अचानक से पता चले कि कोई एसेट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? फायदे की है। कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक। फिर अचानक से तुम्हारा अकाउंटेंट बताता है कि एक लायबिलिटी थी जो अभी तक हमें मालूम नहीं थी, अब लिखनी पड़ेगी। तो ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? किधर लिखा जाएगा? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक हो गया। इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। अब क्या करना है? इसको क्लोज, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम एक सिचुएशन बनाते हैं कि मान लेते हैं सर कि पार्टनर्स क्या, मतलब इसमें क्रेडिट का जो सम टोटल है, सुनते रहो बहुत ध्यान से, क्रेडिट का जो सम टोटल है वो ज्यादा हो गया डेबिट के सम टोटल से, ठीक। जो समेशन क्रेडिट है वो एक्सीड कर जाती है, समेशन क्रेडिट इज ग्रेटर देन समेशन डेबिट। मतलब इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। और अगर डेबिट का जो टोटल है वो ज्यादा हो गया क्रेडिट के टोटल से, तो क्या होगा? लॉस। ये जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस चीज पे होगा? रिवैल्यूएशन पे होगा, ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो रिवैल्यूएशन पे किस में बांटा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में? हम मान लेते हैं सिचुएशन 1 अपने यहाँ, हम मान लेते हैं कि क्रेडिट का सम टोटल ज्यादा है, ठीक है। तो लेजर बैलेंस कैसे होता है? 2 लाइन खींचो, क्रेडिट का पूरा फिगर यहाँ लिखो, 2 लाइन यहाँ खींचो, और यही वाला जो पैसा है ये उठा के इसमें लिख दो, और फिर डेबिट के पैसे में से माइनस कर लो, पूरे में से माइनस किए तो प्रॉफिट आया, तो यहां लिखोगे तुम डेबिट में 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मान लो 2 तुम्हारे पार्टनर हैं ए और बी, तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, ठीक। यहाँ पे उनको ये पैसा अंदर इनसाइड द कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ लाइन खींचोगे और इस टोटल पैसे को यहाँ लिख दोगे। बात क्लियर है? इनसाइड द कॉलम करोगे, फिर इस टोटल पैसे को लाइन खींचोगे और यहाँ लिख दोगे, ठीक। ये ए और बी को किस रेशियो में बांटा गया होगा? ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड। चलो ठीक है,
किस रेशियो में बांटा गया सर? ओल्ड रेशियो। यही रिवैल्यूएशन की सबसे बड़ी चीज है। अब एक और चीज जान लो, रिवैल्यूएशन में आती है जर्नल एंट्रीज। बोर्ड्स में आजकल जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, तो हम जरा सा जर्नल एंट्रीज की बातचीत कर लें और उसके बाद रिवैल्यूएशन का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको, फिर खत्म करेंगे। चलो आओ जर्नल एंट्रीज पे। अब देखो यहाँ पे डेबिट में पहली एंट्री क्या है? डिक्रीज इन एसेट की। एसेट घटता है तो जर्नल्स का बेसिक रूल मालूम है, एसेट घटता है तो एसेट क्या होता है? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डिक्रीज इन एसेट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं उनके नाम लिख देना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सन्ड्री एसेट्स। ठीक है। अब अगर एसेट बढ़ेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट जब बढ़ते हैं तो एसेट क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो एसेट के बढ़ने की एंट्री क्या बन जाएगी? जो भी जितने भी एसेट्स बढ़े होंगे उनको तुम डेबिट कर देना और क्रेडिट किसको करोगे? रिवैल्यूएशन को। इज दैट क्लियर? यानी कि पहली एंट्री किस चीज की है? इंक्रीज इन एसेट की है कि डिक्रीज इन एसेट की है? पहली एंट्री डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज की है। दूसरी एंट्री इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज की है। अब लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होगी। तो जब लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो डेबिट कुछ तो होगा। क्या डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। एंट्री बन जाएगी सर रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटीज या सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी लिख लो। ठीक है। और लायबिलिटीज जब कम होती हैं, घटने की है ना, लायबिलिटीज नहीं बढ़ने की है। बढ़ने की। लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है और लायबिलिटी घटेगी तब डेबिट होगी। डेबिट होगी। तो लायबिलिटीज को आप डेबिट कर दीजिए। आप सर लायबिलिटीज को डेबिट कर दिए। सन्ड्री लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। टू रिवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ब्रो? यस। तो ये तीसरी एंट्री किस चीज की है? लायबिलिटी के बढ़ने की है कि लायबिलिटी के घटने की है? बढ़ने की। इंक्रीज की है। ये फोर्थ एंट्री घटने की। डिक्रीज की है। ठीक। अब जरा सा मार्किंग कर लें। छोड़ो, मार्किंग नहीं करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अचानक से रिकॉर्ड करना पड़ा तो अनरिकॉर्डेड एसेट तुम्हें मालूम पड़ेगा तो ये फायदा ही की बात है ना। ठीक है। और एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पता चला तो नुकसान है। और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर ब्रो? जरा एंट्रियों की मार्किंग करते हैं हम। ये है हमारा एंट्री नंबर 1, ये है एंट्री नंबर 2, ये है एंट्री नंबर 3, ये है एंट्री नंबर 4, ये है एंट्री नंबर 5, ये है एंट्री नंबर 6। बोर्ड पे देखो और मुझे जल्दी जल्दी अब जवाब दो। 6 एंट्री हैं। प्रॉफिट लॉस की एंट्री अभी नहीं किया हूं, वो बाद में करूंगा। यही मिटा के करूंगा। यह हो सकता है इधर कर दूं। ये पहली एंट्री इसमें से कहां पे लिखूंगा मैं? डेबिट साइड में। ये है पहली एंट्री। ठीक। दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में। तीसरी एंट्री डेबिट साइड में। यहाँ जगह है, चलो यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट की है क्रेडिट साइड। क्रेडिट में। और छठवीं एंट्री अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की है डेबिट साइड में। इतनी बात क्लियर हो गई ब्रो? कौन सी चीज कहाँ जाएगी? अब सारा जर्नल भी बता दिया, लेजर भी बता दिया, इधर का उधर सब हो गया। इज दैट क्लियर? अब बस प्रॉफिट या लॉस की एंट्री बता देता हूं। ओल्ड रेशियो में जाएगा, ये मैं मिटा रहा हूं और यहीं पे प्रॉफिट लॉस की एंट्री कर देता हूं। ठीक। तो प्रॉफिट की करूं कि लॉस की करूं? पहले प्रॉफिट की कर लें, अगर जगह बच गई तो लॉस की करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ती है कि घटती है? प्रॉफिट अगर हुआ रिवैल्यूएशन में तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और पार्टनर्स कैपिटल का बढ़ना डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है।
पार्टनर्स कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल तो क्रेडिट होने वाली है, तो डेबिट किसको करेंगे? बहुत बेसिक सी एंट्री है सर, क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और आपको मालूम होगा जहां पे जो मैं लिखा था चैप्टर 2, 3, 4 कि किस पार्टनर को लेना है, वो तो नहीं ना बार बार बताना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर, और किस रेशियो में लेना है? ओल्ड रेशियो में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस की भी एंट्री लिख लीजिए, जगह है बोर्ड पे, है कि नहीं? लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? लॉस में पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? पार्टनर्स कैपिटल का घटना डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल को कर दीजिए डेबिट सर। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? देखो ये फ्रेम में आया है ना, ठीक है, हो गया पूरा का वो नीचे वाला दिया है रीवैल्यूएशन। चलो मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू, यहाँ लिखूं क्या? चलो ठीक है, इतना में भी हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक? यहाँ तक कुछ तो विजिबिलिटी है, ठीक है। तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फंडा क्लियर? तो रीवैल्यूएशन का लेजर खत्म हो गया, मीनिंग खत्म हो गई। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सबके पर्सपेक्टिव में ये बात खत्म हो गई कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर आपका चैप्टर नंबर 2 है चेंज इन पीएसआर, तो किस किस पार्टनर में बढ़ेगा? जितने थे ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑल कह लो या एग्जिस्टिंग कह लो। चैप्टर नंबर 3 अगर एडमिशन है तो ओनली ओल्ड, और चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट या डेथ है तो रिटायरिंग वाले को लेंगे, डेथ वाले को फंडा क्लियर है सर। अब एक रिवैल्यूएशन की चीज बता दूं, वो बुक्स में मैं देखा हुआ है, डीके गोयल साहब की किताब में है, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन वाला। वो बस एक केस बताएंगे, उसकी एंट्री या उसका अमाउंट निकालने का तरीका, खत्म, रिवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। ये नोट करो, बोर्ड पूरा साफ करेंगे, फिर आगे के सवाल लगाएंगे। चलो ये एक है, आता है अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, ठीक। हमने एक स्टॉक को लिया है, स्टॉक क्या होता है पहले तो ये जान लो, एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। एक जगह एक केस में एसेट अंडर वैल्यूड है, एक केस में एसेट ओवर वैल्यूड है। यही फंडा लायबिलिटी के साथ अपने दिमाग के हिसाब से जब क्वेश्चंस कभी मिलेंगे तो लगा लेना। एसेट का जान लो, लायबिलिटी का अपने आप समझ में आ जाएगा, अपोजिट ही करना रहेगा। स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है 10% से, और स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है? 54,000। अंडर वैल्यूड है कितने से? 10%। अंडर वैल्यूड के बाद कोई चीज अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए होनी चाहिए थी तो 100 रुपए से 10% कम लिखी गई है, तो कितने पे लिखी गई है? 90। 10 की बात है ना, 10% की, तो 10% कम लिखी गई है, कितने पे लिखी गई है? 90% पे। 90% की वैल्यू कितनी है? 54,000। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लें। कैसे निकालेंगे सर? 54,000 अगर किसी चीज की 90% वैल्यू है डिवाइडेड बाय 90, जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है वो नीचे लिखते हैं, और जितना निकालना होता है वो ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आएगा भैया स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू? 60,000। यस सर। सर मैं 60,000 सॉल्व नहीं किया था, ये सही चलो किया। छोड़ो, मारो गोली, इधर देखो, नहीं सॉल्व किया तो ये मैं वही सॉल्व करके ही बता रहा हूँ। 60,000 आएगी, ठीक। अब 54,000 का स्टॉक था और अब है 60,000 का, वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रिवैल्यूएशन में किधर लिखा जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड। और जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने से चेंज आया? 54 और 60 के बीच में कितने का चेंज है? 6,000। ये तो बड़ा गलत फिगर आ गया, बट स्टिल ठीक। चलो दूसरा, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है, कितने से? 10% से। सुनो इधर देखते रहो, यस सर। इधर वैल्यू इसकी होनी चाहिए थी 100 रुपए, इसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा लिख दी गई है, कितना? 110। और 110 रुपए वाली वैल्यू कितनी है? 66,000। अब जो वैल्यू एक्चुअल गिवन होती है वो नीचे लिखते हैं, तो डिवाइडेड बाय 110 नीचे कर देंगे, और एक्चुअल निकालने के लिए एक्चुअल है 100,
तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे ना। तो फिगर क्या आएगा, 60 ही आएगा। ये भी 60 60,000 ही आएगा। पहले थी 66, अब हो गई है 60। वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? घटी है। घटना किधर लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन के? डेबिट साइड। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट कितने का डिफरेंस है? 6,000 ओनली। इज दैट क्लियर? हो गया रिवैल्यूएशन पूरी तरह से खत्म सारे चैप्टर्स के लिए। कल हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का वीडियो बन ही चुका है, आउट भी हो गया वीडियो। अब हमारे पास क्या बचा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना। अगला वीडियो हमारा उसी पे बनेगा, ठीक है? इसको नोट करो, बस खत्म। बाय बाय।